और शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। अभिनेता कमाल आर खान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कमाल आर खान गिरफ्तार कर लिए गए। ओशिवरा फायरिंग केस है ये, जिसमें कमाल आर खान की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ने कमाल खान को अब अरेस्ट कर लिया है। बता दें, कमाल खान के बंगले से एक गोली चली थी, ऐसी बात सामने आई है। फायरिंग केस में कमाल खान पर आरोप लगे थे। नालंदा सोसाइटी से 2 गोलियां बरामद की गई थी, एक दूसरी मंजिल से और दूसरी चौथी मंजिल से। और कहा जा रहा है कि यहां पर एक लेखक और साथ ही एक मॉडल रहते थे, जिनके घर के बाहर से गोलियां बरामद हुई हैं। हमारे संवाददाता सौरभ बख्तानिया इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सौरभ, बताइए कि क्यों शक हुआ कि कमाल राशिद खान जो है वही जिम्मेदार है इन गोलियों के पाए जाने पर, और क्या कोई पुख्ता सबूत मिले हैं इसके? जी देखिए, सबसे पहले तो ये घटना 4 से 5 दिन पहले की है, जब नालंदा सोसाइटी है ओशिवरा में, जहां पर दूसरे मंजिल और चौथे मंजिल पर फायरिंग हुई थी। एम्प्टी सेल्स पुलिस को मिली थी। अब इस पूरी घटना में कोई भी जो है सीसीटीवी फुटेज नहीं था, कोई आई विटनेस नहीं था, और ये बहुत ही पेचीदा होते जा रहा था पूरा मामला। लगातार पुलिस इस मामले की जांच करी थी, क्राइम ब्रांच की टीमें इसके अंदर जांच करी थी। कुल 18 लोगों की खुद ओशिवरा पुलिस स्टेशन की टीम इसकी जांच में जुटी थी। अब इसमें होता क्या है, एफएसएल की मदद ली जाती है और एफएसएल से ये एक रिक्रिएशन किया जाता है कि ये बुलेट किस डायरेक्शन से आई होगी। और जब ये इंक्वायरी हुई तब ये पता चला कि ये जो बुलेट्स है वो एक बंगले से आई होगी। पुलिस ने जब इस बंगले की तहकीकात की तो पता चला कि ये कमाल आर खान का बंगला है, और उन्हें कल देर शाम को पूछताछ के लिए ओशिवरा पुलिस ने डिटेन कर लिया। अब सख्ती से पूछताछ के बाद कमाल आर खान ने अपना गुनाह कबूल किया। उन्होंने कहा कि मेरी ये लाइसेंसी रिवॉल्वर है, और उसमें से एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि सिर्फ 2 राउंड फायर नहीं की गई थी, लेकिन 4 राउंड फायर की गई थी, बहुत ही इलीगल तरीके से। और देखिए कि कितना बड़ा जोकिंग था। उन्होंने बताया कि वो बंदूक को, मतलब जो उनकी गन थी, उसे वो साफ़ कर रहे थे, और साफ़ करने के बाद सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पर उन्होंने ये गोलियां चलाई। और उन्होंने बोला कि मैंने झाड़ियों में गोली चलाई, लेकिन ये गोलियां सीधे 2 घरों में चली जाती है। जो नालंदा सोसाइटी है उसके 2 फ्लैट्स में चली जाती है। आप सोचिए, अगर जो ये गोलियां किसी और को लग जाती तो कितना डेंजरस हो जाता। गुनाह कबूल होने के बाद ओशिवरा पुलिस ने देर रात में पेपर वर्क किया और आज सुबह एफआईआर दर्ज करके कमाल आर खान। बहुत शुक्रिया सौरभ, लौटेंगे आपके पास। तो बड़ी हैरान करने वाली यहाँ पर ये बात है, जिस तरह से सौरभ बता रहे हैं कि लाइसेंसी बंदूक थी, उसको वो चेक कर रहे थे अदिति, और उसके बाद चेक करने के लिए उन्होंने फायरिंग तक कर डाली। झाड़ियों में कह रहे हैं, और 2 घरों में यहाँ पर बंदूक चल गई है। जी, अब आगे बढ़ते आपको दिल्ली से खबर दे देते हैं, जहां पर दिल्ली के वेलकम इलाके से देर रात गोलीबारी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मौजपुर के एक कैफे में हुई फायरिंग में 24 साल के युवक की मौत हो गई है। वारदात मौजपुर स्थित मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे की है। और फॉरेंसिक टीम जो है वो घटनास्थल से सबूत अब जुटा रही है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है। लेकिन दिल्ली में एक के बाद एक इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अपराधी इस तरह से बेखौफ कैसे हो गए राजधानी में। हमें तो लगता है यहाँ पे डेली की आम बात हो गई है, ये इलाका ही सेफ नहीं है इस हिसाब से तो। क्योंकि यहाँ ये आप मौजपुर से इस रोड पे लेकर और शिव मंदिर, मतलब सोपुटा रोड पे दुर्गापुरी तक ही देख लो, इधर का इलाका कहीं का सेफ ही नहीं है, किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। कोई मतलब यहाँ से रात को लेडीज भी अकेले नहीं जा सकती अगर किसी के पास अपनी कन्वेंस भी नहीं है तो। 10-15 राउंड फायर हुए और अंदर हुए, जैसे लॉन्च के अंदर, तो बाहर खबर नहीं मिलती है। अंदर जो हुआ वो अंदर के लोगों को ज्यादा मालूम है, बट ये बहुत दुखद है। ये भाई साहब, जिस हिसाब से लग रहा है, ये कुछ हुक्का टाइप या हुक्का बार टाइप का मेरे को ऐसा लगता है। दिल्ली के वेलकम इलाके में स्थित मौजपुर के मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब यहां अचानक फायरिंग की वारदात हुई। गोलीबारी की सूचना मिलते ही जब पुलिस मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे पहुंची तो वहां उसे एक युवक गंभीर हालत में मिला। पुलिस ने उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मृत युवक की पहचान 24 साल के फैजान के रूप में हुई है, जो वेलकम इलाके का ही रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जो सबूत जुटाने में जुट गई। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
फिलहाल हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वेलकम इलाके की, जहां पर देर रात गोलीबारी हुई है। मौजपुर का ये कैफे है जहां पर 24 साल के युवक की मौत हो गई है। मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे की ये वारदात बताई जा रही है। कौन लोग थे, क्या वजह थी, अभी ये सब कुछ पता लगाया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से सबूत जुटा चुकी है। पुलिस ने भी यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है और पुलिस को अब तक कोई पुख्ता सुराग इस मामले में नहीं लग पाए हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सनसनी यहाँ पर फैल गई है, क्योंकि एक 24 साल के युवक की जान चली जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजधानी का ये मामला है, युवक का मर्डर हो जाता है रात 8 बजे के आसपास, यानी कि ऐसा वक्त भी नहीं था आदिति कि बहुत देर रात हो गई हो और आसपास लोग ना हो। कैफे का मामला है, 8 बजे का मामला है, अच्छी खासी भीड़ वहां पर जरूर होगी, लोगों ने देखा होगा, चश्मदीद भी होंगे इस मामले के। जी, और यहाँ पर अब सीसीटीवी फुटेज जो है उसको भी खंगालने का काम जारी है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि पता चल सके कि आखिर कौन थे जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। लेकिन वेलकम में मौजपुर में ये एक बड़ी वारदात हुई है जहां पर एक 24 साल के युवक की मौत हो जाती है। और आगे बढ़ते आपको बताते हैं, ग्रेटर नोएडा में बारात के दौरान जमकर बवाल हो गया। 30 से 40 दबंगों ने हमला किया, लाठी डंडे और फरसों से यहाँ पर मार कुटाई की गई है और कई लोग इस मामले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक ही परिवार के लोगों पर यह हमला बोला गया। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल उस वक्त वहां पर पैदा हो गया था। ग्रेटर नोएडा का ये मामला है। बारात जा रही थी और उस दौरान इस तरह से लाठी डंडों से 30 से 40 दबंग जो थे वो यहाँ पर पहुंचते हैं और बुरी तरह से लोगों पर हमला किया गया है। कई लोग इसमें गंभीर रूप से भी घायल हो गए और ये देखिए गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। और ये जो घायल लोग हैं उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के सिर पर चोटें आई हैं। तो एक ही परिवार के लोगों पर भी ये हमला बोला गया। तो अब क्या कुछ यहाँ पर पुलिस का कहना है, आपको सुनवाते हैं। पुलिस को सूचना मिलने पे तत्काल पुलिस द्वारा 6 लोगों को एक निजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। दादरी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फायरिंग जैसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। और आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां पर हिंसा भड़की हुई है और एक बार फिर वहां पर हिंसा से तनाव के हालात पैदा हो गए। आधी रात में फिर से वहां पर हिंसा हुई है। दिन में कल बवाल हुआ था, उसके बाद लग रहा था कि अब स्थिति जो है वो काबू में आ गई है, लेकिन रात को एक बार फिर से बवाल हुआ है, हंगामा और तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। और किस तरह से ये पूरा मामला जो है लगातार अब तनावपूर्ण होता चला जा रहा है। बता दें, ये तस्वीरें भी वहीं से सामने आई जहां पर रात को एक बार फिर से तनाव देखने को मिला। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और लोगों के घरों पर यहां पर पत्थर फेंकने की खबर भी सामने आई है। हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए, अब कल यानी बीती रात क्या हो गया कि एक बार फिर से तनाव भड़का? देखिए, 2 बातें हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि 2 मामले हुए थे। पहले एक जो सोहेल ठाकुर है, हिंदुवादी संगठन के नेता हैं, उन पर हमला हुआ। कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उससे उनकी कुछ बहस हुई थी और उसके बाद उन पर हमला हुआ। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत ठीक है। उसके बाद कुछ बसों में आग लगाई गई और उसके बाद कल जुमे की नमाज के बाद पथराव शुरू हो गए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। तो दोनों मामले मिला करके कुल 19 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। कल देर रात जो यहाँ के डीआईजी हैं नवनीत भसीन, जो एसपी हैं प्रदीप शर्मा और जो यहाँ के कलेक्टर हैं रोशन कुमार सिंह, वो सारे लोग तराना थाने में ही जमे हुए थे। कल देर रात 1 से 1:30 बजे तक वो हमारे साथ ही अलग अलग तराना की सड़कों पर घूमते रहे। दरअसल होता क्या है कि जैसे पहले खबर आई कि इमलीपुरा में पथराव हुआ है, हम सारे लोग दौड़े, हमारे पीछे पुलिस प्रशासन भी दौड़ा, लेकिन वहाँ कोई पथराव नहीं हुआ था। वहाँ से पता लगा कि मालीपुरा में पथराव हुआ है, हम वहाँ भी गए, लेकिन लोग घबराकर अपने घरों से लाठी डंडे लेकर बाहर निकले हुए थे, कोई पथराव नहीं हुआ था। तो दरअसल दंगों की खबरों में सबसे अहम ये हो जाता है कि जो अफवाह फैल रही है, और इसी के बाबत पुलिस प्रशासन भी बार बार अनुरोध कर रहा है कि किसी तरह के अफवाह में न पड़े, क्योंकि वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। लगभग 10 थानों का बल अब वहाँ लगा दिया गया है। छोटा
छोटी सी तहसील है तराना, और ऐसे में वहाँ पुलिस का कहना है कि पुलिस के इंतजाम पर्याप्त है वहाँ पर, और फिलहाल रात के बाद से और कहीं से कोई ऐसी हिंसक वारदात की खबर सामने नहीं आई है। एक एक चेहरे की पहचान की जा रही है जो सीसीटीवी में दिखे हैं घरों में तोड़फोड़ करते हुए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो अपडेट ताज़ा है वो यही है कि इस वक्त 19 गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें कि उज्जैन में गुरुवार को 2 समुदायों के लोग आमने सामने आए थे। उसके बाद उस पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। लेकिन जब कल हिंसा दोबारा भड़क उठी, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई है, उसके बाद किस तरह से अफवाह के चलते मामला और बिगड़ता चला गया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उज्जैन के तराना का नयापुरा इलाका फिर सुलग उठा। कल के हिंसा के दौरान इस बस में जमकर तोड़फोड़ की गई थी और आज इसे फूंक दिया गया। पूरी बस आग में घिरी थी और ये घना काला धुआं बड़ा डरावना मंजर बना रहा था। काफी दूर से इसे देखा जा सकता था। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दमकल कर्मचारी काफी देर तक आग पर काबू पाने के लिए जूझते रहे। लपटें शांत हो गई, लेकिन गाड़ी राख हो चुकी थी। इस गली में जमकर पथराव हुआ था। बिखरी पड़ी गाड़ियां हंगामे की गवाही दे रही हैं। यहाँ भारी संख्या में जवानों को भेजा गया। तनाव जरूर है, लेकिन हालात काबू में हैं और पुलिस महकमा शांति बनाए रखने में जुटा है। और उज्जैन बवाल का नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घरों पर पथराव करते नजर आ रहे हैं इसमें उपद्रवी। नमाज के बाद तोड़फोड़ का आरोप भी यहां पर अब लग रहा है। तो एक के बाद एक ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये दिखा रही है कि किस तरह से तनाव जो है वो वहां पर बढ़ा है। पथराव करते उपद्रवी यहां पर नजर आ रहे हैं। आखिर ये उपद्रवी आए कहां से, कौन है ये पत्थरबाज? लगातार पुलिस इसकी जांच करने में जुटी है, लेकिन उपद्रवियों के हाथों में लाठी डंडे इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से साफ साफ देखे गए। और 23 तारीख की दोपहर का ये वीडियो जो है बताया जा रहा है जब इन उपद्रवियों ने यहाँ पर हंगामा और हिंसा शुरू की। तो ये वो तस्वीरें जब लाठी लिए हुए हाथों में लोग लिए नजर आ रहे हैं। तराना का ये मामला जहां पर तनाव अभी भी बरकरार है। और अगली खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे से आ रही है, जहां एक सोसाइटी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोसाइटी परिसर में अपनी साइकिल के साथ खेल रहे एक 5 साल के मासूम बच्चे की सामने से आ रही कार की चपेट में आने से मौत हो गई है। ये बच्चा चलती कार के सामने एकदम से आ गया और कार चालक जब तक कुछ समझ पाता तब तक वो उसे कुचल कर आगे निकल चुका था। जैसे ही कार चालक को इसका एहसास हुआ, वो कार के सामने बच्चा आ गया है, वो आनन फानन में नीचे उतरा। घायल बच्चे को उसने अपनी ही कार से अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस मासूम की जान जा चुकी थी। पूरी घटना जो है ये दिल दहला देने वाला मामला सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में इस ड्राइवर पर केस भी दर्ज कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एक परिवार जो है वो पूरी तरह से उजड़ गया। 5 साल का मासूम बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। महाराष्ट्र के पुणे का ये मामला, पुणे के महाराष्ट्र के पुणे से तस्वीरें भी सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये गाड़ी जो है आगे बढ़ रही थी और एकदम से ये मासूम बच्चा कहीं से निकलता है स्कूटर पर, जो बच्चों का एक खिलौना माना जाता है, और एकदम से वो गाड़ी के आगे आ जाता है। और अब इस घटना से इलाके में हड़कंप है। गाड़ी की ये तस्वीर जो है साफ साफ बयां कर रही है कि एकदम से गाड़ी चालक उतरा, उसने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बच्चे की मौत हो चुकी थी। लापरवाही, बेरहमी, बेदर्दी और जितना भी भला बुरा कहा जाए वो कम है। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस दर्दनाक वीडियो को देखकर आप भी शायद यही कहेंगे। तस्वीरें पुणे के लोणे कारभोर इलाके की हैं, जहां एक बेकाबू कार ने बेरहमी और बेदर्दी से एक 5 साल के मासूम पर गाड़ी चढ़ा दी। दोपहर के वक्त 5 साल का मासूम सोसाइटी में अपनी नानी के साथ स्केटिंग साइकिल से खेल रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार मोड़ पर आई और बच्चे को रौंदते हुए निकल गई। हादसे के बाद सोसाइटी में चीख पुकार मच गई। नानी बेबस होकर बच्चे के पास दौड़ती है। आनन फानन में कार चालक नीचे उतरता है और मासूम को अपनी कार से ही अस्पताल ले जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मासूम के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सोसाइटी के भीतर गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम कौन लगाएगा। तो किस तरह से यहाँ पर जिंदगी पर रफ्तार भारी पड़ी है, ऐसा ही एक मामला आपको बताने जा रहे हैं। कानपुर के नौबस्ता इलाके से खबर सामने आई, जहाँ पर एक नाबालिग को कार चलाना खासा महंगा पड़ गया। बेकाबू कार ने मासूम को रौंद दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। तस्वीरें देखिए और 1 मिनट की रिपोर्ट में समझिए मामला क्या है। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में बालिग होने से पहले ही स्टीयरिंग थामने का शौक और संकरी गलियों में रफ्तार का नशा एक 13 साल के बच्चे पर भारी पड़ गया। मछरिया इलाके में स्पीड से दौड़ रही एक अनियंत्रित कार ने गली में खड़े कई वाहनों को टक्कर मारते हुए घर के बाहर खेल रहे बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे की है। रसो अपने घर से बाहर खेल रहा था, तभी गली में एक तेज रफ्तार कार दाखिल हुई। कार चला रहे 15 वर्षीय किशोर ने नियंत्रण खो दिया और पहले गली में एक ई रिक्शा और बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद कार सीधे रिश्व से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा दूर जा गिरा। टक्कर की जोरदार आवाज व बच्चे की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग घरों से बाहर दौड़े। मौके की नजाकत को भांपते हुए कार की पिछली सीट पर बैठे 2 युवक दरवाजा खोलकर भाग निकले, लेकिन कार चला रहे 15 वर्षीय किशोर को लोगों ने मौके पर ही दबोच लिया। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल ऋषभ को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। मामले में पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। आगरा पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है, जिसमें 7 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात बरामद हुए हैं। और चोरी की घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक भरोसेमंद कर्मचारी ही निकला, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर बसाना चाहता था और इसीलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आगरा में एक शख्स ने अपने मालिक की कंपनी से करोड़ों की चोरी की। चोरी करने की वजह जानकर पुलिस भी दंग रह गई। चोर ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि उसने ये चोरी इसलिए की क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर बसाना चाहता था। आरोपी ने बताया है कि उसने अपने मालिक की फैक्ट्री का ताला तोड़कर इस चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस उस तक न पहुंच सके, इसके लिए आरोपी ने गहनों को अपने गांव में गड्ढा खोदकर उसमें छिपा दिया था। हालांकि पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि शू कंपनी रोजर इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि उसकी फैक्ट्री का ताला तोड़कर अलमारी से कैश और ज्वेलरी की चोरी की गई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो शक वहीं काम करने वाले एक कर्मचारी पर हुआ। पुलिस ने अनुपम को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में अनुपम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब खबर उत्तर प्रदेश की, जहां पर अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की पुलिस का लगातार शिकंजा कस रहा है। कानपुर में एक ऐसे ही गैंग का पुलिस ने अब पर्दाफाश किया है। और इस गैंग का संबंध इंटरनेशनल सट्टेबाजों से था। पुलिस के हाथ जो लगा देखकर वो भी सन्न रह गई। सिर्फ नोट ही नोट, करोड़ों रुपए कैश। ये तस्वीर देखकर योगी पुलिस की टीम भी हैरान रह गई। कानपुर की पुलिस ने कार्रवाई की तो मौके पर करीब 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए, तो 60 किलो से भी ज्यादा चांदी बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आकी है। करोड़ों रुपए कैश किसके हैं? बड़ी बरामदगी के पीछे किसका हाथ? इन सवालों के पीछे जब पुलिस ने जांच की तो पता चल गया कि इसके पीछे सट्टेबाजों का बड़ा सिंडिकेट है, जो अवैध ट्रेडिंग और हवाला कारोबार को बड़ी ही सफाई से अंजाम दे रहे थे, जिनका इंटरनेशनल सट्टेबाजों से सीधा संबंध है। मौके पर पुलिस को छापेमारी के दौरान कैश के अलावा और भी सामान मिले हैं, जिसमें चांदी की बिस्किट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉडेम, दूसरे डिजिटल उपकरण और विदेशी करेंसी भी शामिल है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, जिसमें मकान मालिक भी शामिल है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। पहले यहां एक डॉक्टर का धर्मांतरण कांड सामने आया और अब यहां पर बनी अवैध मजारों को नोटिस मिला है और 15 दिनों में मजार हटाने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण मामले के तूल पकड़ने के बाद ये कड़ा कदम उठाया गया है। लखनऊ के KGMU में इन मजारों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इनमें लिखा है कि 15 दिनों के अंदर मजारों को हटा दिया जाए, वरना प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अभिजात मिश्रा है, उन्होंने बकायदा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखा था और लगातार वो इस बात को लेकर
कि जम्मू प्रशासन पे आरोप लगा रहे थे कि इस परिसर में कई जो है वो मजार हैं, बाकायदा उर्स होता है, इसके अलग से बजट आता है, और कई आरोप लगाए थे। उस पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। केजीएमयू प्रशासन की तरफ से मजार पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। इसमें लिखा है कि 15 दिन के अंदर आप खुद ही इस मजार को हटा दें, क्योंकि यह मजार केजीएमयू की जमीन पर अवैध तरीके से बना है। अगर 15 दिनों में मजार नहीं हटाई जाती है तो केजीएमयू प्रशासन खुद इस मजार को अपने तरीके से हटाएगा। 1.5 साल से एक सतत अभियान चल रहा था, जिसमें नेत्र विभाग के पीछे मजार के चारों तरफ जो अवैध कब्जा था वो हटाया गया। जगत नारायण रोड पे 1.8 एकड़ पे जो कब्जा था, मजार थी, वो हटाई गई। और सर्जरी की जो नई बिल्डिंग जिसका उद्घाटन योगी जी ने किया था, उस पर एक मजार थी, उसको धार्मिक स्थल था, उसको हटाया गया। इसी क्रम में आज कुछ और धार्मिक स्थल जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि अवैध हैं, उन पर नोटिस चिपकाया गया है कि या तो 15 दिन के अंदर उसको हटा लें या उसकी वैधता साबित करें, और नहीं तो उसको प्रशासन हटवाएगा। केजीएमयू में अलग अलग जगह पर कुछ छोटी बड़ी मजारें हैं। इन्हीं में से एक है हजरत शेख फरीद की मजार। मजार के रखरखाव करने वालों का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है। यहाँ सालाना उर्स लगता है, हर समुदाय के लोग आते हैं। तो वहीं केजीएमयू प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ अवैध कब्जा किया गया है। पिछले 3 साल से कई कब्जे खाली कराए हैं। जो बचा हुआ अवैध कब्जा है उन्हें अब नोटिस दिया गया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया गया है। नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों से केजीएमयू धर्मांतरण वाले केस से सुर्खियों में है। यहाँ काम करने वाले डॉक्टर रमीज का मामला सामने आने के बाद लगातार जांच हो रही है। अब केजीएमयू प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केजीएमयू से अवैध मजारों को हटाने का फैसला लिया है। लखनऊ से विवेक शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस पूरे मामले पर मुस्लिम धर्मगुरु की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मौलाना यासूब अब्बास का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। केजीएमयू में जिस तरीके से 4 मज़ारों को नोटिस दिया गया है, मैं पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि पूरी तरीके से मस्जिदों को, मज़ारों को, दरगाहों को, करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि जो कहा जा रहा है कि मज़ारों की वजह से जो है व्यवस्था बाधित होती है और पूरी तरीके से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। पूरी तरीके से पूरे शहर में जाम की स्थिति है, कोई इंतज़ाम नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, और मज़ारों को बहाना बनाया जा रहा है क्योंकि मज़ारों को टारगेट किया जाए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की एक सोसाइटी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक जिंदगी खतरे में थी, लेकिन आसपास के फ्लैट में रहने वाले अलर्ट निकले, सतर्क निकले और उनके प्रयासों से यह हादसा टल गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। 6 साल की नाजुक सी उम्र, क्या जिंदगी, क्या मौत और क्या खतरे, कुछ भी पता नहीं। इंदिरापुरम के एंजल जुपिटर सोसाइटी, वो मासूम 6ठी मंजिल के ग्रिल पर बैठा था, बड़े आराम से खेल में जुटा था। देखने वालों की रूह कांप गई। ग्रिल पर बैठा बच्चा कबूतरों को रोकने के लिए लगाई गई जाली को पकड़े था। उसके पैर जाली के निचले हिस्से को छू रहे थे और अनहोनी की आशंका में डरे लोग उसे आगाह कर रहे थे। कई लोग फ्लैट की ओर भागे। घर वालों को खबर की गई। इसके बाद मासूम को उतारा गया। हादसा टलना बड़ी बात है, जिंदगी बच गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग माँ बाप पर उंगली उठा रहे हैं और वाकई घर वालों की लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है और शायद इस वजह से भी उसे खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मिर्जापुर से जुड़ी हुई। मिर्जापुर धर्मांतरण रैकेट में 6 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी फैजान, शादाब, जहीर गिरफ्तार इस मामले में किए गए हैं। जिम में धर्मांतरण का ये मामला था। अब इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है और कुछ लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। तो 6 गिरफ्तारियां की गई हैं पुलिस की तरफ से। आरोपी फैजान, शादाब, जहीर जो है गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही ये धर्मांतरण मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई तेज की है। इन लोगों को देखिए, दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं।
ये जिम में ट्रेनर थे, लेकिन इनका काम कुछ और ही निकल कर आ रहा है। इनको भले ही जिम में आने वाले लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए रखा गया हो, लेकिन इनका काम कुछ और ही था। आरोपों के मुताबिक ये हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके धर्मांतरण की एक्सरसाइज में लगे थे। जिम में धर्मांतरण, गिरफ्तार पुलिस कांस्टेबल। ये मामला जब से आया है तब से आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा है। 6 लोग पकड़े जा चुके हैं। इनमें एक का नाम इरशाद खान है, जो कि यूपी जीआरपी में हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है। जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम आपको बताते हैं। मोहम्मद अली शेख, फैसल खान, जहीर खान, शादाब खान, फरीद और इरशाद अली। पुलिस के सामने ये मामला तब सामने आया जब 2 पीड़ित युवतियों ने शिकायत दर्ज कराई। पीड़िताओं ने बताया था कि आरोपी फरीद और जिम के दूसरे ट्रेनर आने वाली लड़कियों से दोस्ती करते और बाद में उन्हें बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाकर उनका वीडियो बना लेता था। इसके बाद फिर ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दोनों पर केस दर्ज किए गए। पुलिस टीमों का गठन किया गया और इन लोगों की धरपकड़ चालू हुई। मुख्य आरोपी फरीद को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इनके ऊपर जो है पैसे इनसे ले रहे थे और इनको इलीगली रिलीजियस कन्वर्शन के लिए भी प्रेशराइज कर रहे थे। ये सामने आ रहा है कि आरोपी बहुत शातिर तरीके से काम करते थे। पहले लड़कियों से दोस्ती करते, फिर प्रेम जाल में फंसाते, अश्लील फोटो और वीडियो बना लेते। बताया जा रहा है कि एआई की मदद से वीडियो और फोटो बनाए जाते, ब्लैकमेल कर पैसे वसूलते, धर्मांतरण का दबाव डालते। इस मामले में गिरफ्तारियों ने पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि जो 6ठा आरोपी इरशाद पकड़ा गया है वो जीआरपी भदोही में हेड कांस्टेबल था। जो सबूत सामने आए हैं उनके आधार पर पुलिस ने 4 जिम सील कर दिए हैं। इसके अलावा एक और जिम को बंद कर उसकी जांच की जा रही है। मिर्जापुर से इंद्रेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। कॉलेज परिसर उस समय अखाड़ा बन गया जब हॉस्टल की बदहाली और घटिया खाने की शिकायत लेकर पहुंचे एमबीबीएस के एक छात्र की चीफ वार्डन और उनके साथियों ने जमकर पिटाई कर दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाराबंकी के सफेदाबाद में स्थित मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल हॉस्टल की बदहाली और घटिया खाने की शिकायत दर्ज कराने के लिए एमबीबीएस स्टूडेंट चीफ वार्डन के पास गया था, जिस पर नाराज चीफ वार्डन और उनके साथियों ने छात्र की लोहे की रॉड और डंडों से जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सैकड़ों छात्र छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों का आरोप है कि समस्या सुलझाने के बजाय वार्डन ने अभद्रता शुरू कर दी। लाठी डंडों से लैस वार्डन और उसके साथियों ने छात्र को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। 6 घंटे तक चले भारी हंगामे के दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों के हंगामे की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों का सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया जा रहा है। मुरादाबाद में नाबालिग छात्रा को बुर्का पहनाया गया, ये बड़ी खबर सामने आई। हिंदू नाबालिग छात्रा को बुर्का पहनाने पर अब यहाँ पर बवाल खड़ा हो गया। बताएं आपको 5 छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से बीते दिनों एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कुछ बुर्का पहनी छात्राएं एक अन्य समुदाय की युवती को बुर्का पहनाती हुई नजर आ रही है। मुरादाबाद के बिलारी इलाके में नाबालिग हिंदू छात्रा को कथित तौर पर बुर्का पहनाने का आरोप सामने आया है। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 5 छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाबालिग छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि नाबालिग कक्षा 12वीं की छात्रा है। वो बिलारी के शाहूकुंज मोहल्ले में एक टीचर के यहाँ ट्यूशन जाती थी। उसी ट्यूशन में उसके साथ कुछ अन्य छात्राएं भी पढ़ती थी। ट्यूशन के दौरान छात्रा पर बार बार बुर्का पहनने का दबाव बनाया गया और उसे उसी तरह का पहनावा अपनाने के लिए कहा गया जैसा बाकी छात्राएं पहनती थी। परिजनों का कहना है कि लगातार बनाए
जा रहे दबाव की वजह से बच्ची मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। जब परिवार को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी। अब इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छात्राएं एक लड़की को बुर्का पहनाते हुए नजर आ रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में 5 छात्राओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही वायरल वीडियो समेत सभी पहलुओं के आधार पर जांच की जा रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ते आपको बता दें, कई पहाड़ी राज्यों में भीषण बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक भयंकर बर्फ देखने को मिली है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी राज्यों में किस तरह के हालात हैं। हालांकि सैलानियों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो लोग भी इस वक्त पहाड़ी इलाकों में जाने का मन बना रहे हैं उनके लिए ये बर्फ बहुत अच्छी है। सैलानियों से अब गुलजार हो रहे हैं पहाड़। बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो बंद करना पड़ा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बर्फबारी के कारण बंद है। तो यहाँ पर अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति है। श्रीनगर में, शोपियां में, बडगाम में हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पुंछ, सोनमर्ग, पुलवामा, हंदवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा और डोडा जगह जगह बर्फबारी हो रही है। कुछ जगहों पर जरूर स्थिति भयानक हुई है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये बर्फबारी जो है ये अच्छे संकेत के तौर पर ही देखी जा रही है। इधर जम्मू कश्मीर में मौसम का डबल अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां एक और श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगह सफेद चादर में लिपटी हुई जन्नत जैसी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी ने सफेद आफत का रूप लेकर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। श्रीनगर जम्मू हाईवे और मुगल रोड बंद होने से संपर्क कट गया है। बिजली पानी की सप्लाई यहां पर प्रभावित है और कई उड़ानें इसके चलते रद्द करनी पड़ी हैं। प्रशासन ने एवलांच की चेतावनी भी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि अगले 24 घंटों में पारा और गिरने के साथ शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक खूबसूरत मंदिर नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोग बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर चुके हैं। भारी बर्फबारी आफत भी लेकर आई है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर की। यहाँ अचानक हुई बर्फबारी में लोग पहाड़ों के बीच फंस गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तभी पुलिस ने वक्त रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सभी 12 लोग सही सलामत बचा लिए गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। भारी बर्फबारी से यहाँ का हाल देखिए। बर्फ की बेहद मोटी चादर यहाँ बिछ गई है। बीआरओ की बीआरटीएफ टीम एयरफील्ड चालू रखने के लिए बर्फ हटा रही है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के भद्रवा की। जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो हर जगह खुशी की लहर तो उठती है, लेकिन ज्यादा बर्फबारी कुछ रुकावटें भी लेकर आती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ गई है। जेसीबी मशीन से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि आने जाने का रास्ता साफ हो सके। हटती हुई इस बर्फ को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बर्फबारी भद्रवा में हुई है। किस तरह से बर्फबारी यहाँ भद्रवा में हो रही है। जब हम सुबह उठे, दरवाजे खोले, खिड़कियाँ खोली तो बाहर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। बर्फ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई सालों के बाद आज हम ये बर्फ देख रहे हैं भद्रवा में। नवंबर महीने से हमारे भद्रवा के अंदर बर्फबारी हो जाती है। अनफॉर्चुनेट इस बार नहीं हुआ था, काफ़ी लोग तरस गए थे। बहुत मन्नतें दुआएं मांगी गई बर्फ के लिए। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और आज कल शाम से हमारे यहाँ पे कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है। अब कठुआ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। जहाँ तक नजर जा रही है, हर तरफ से बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। यहाँ तक कि बर्फ हटाने की मशीन पर भी बर्फ जमा हो गई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई। 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई। यहाँ के विलांगम गांव में भारतीय सेना ने एक गर्भवती महिला समेत 2 महिलाओं को इमरजेंसी के दौरान अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार रात से भारी बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी पर्यटकों के लिए आफत भी बन गई है।
मनाली जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। मनाली से अटल टनल का रास्ता भी बंद हो गया है। कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें पर्यटक पैदल ही अपना सामान लेकर मनाली से घर वापसी के लिए निकल रहे हैं। अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का नजारा देखिए। यहाँ भी कई घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है। दूर दूर तक सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। हर जगह बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। और इसी बीच एक और तस्वीर आई जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को भारी बर्फ से बचाया गया। गुलशन बाग का एक स्थानीय निवासी उन तक पहुंचा और उन्हें अपने घर के पास एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कुल मिलाकर पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही बर्फबारी से काफी परेशानियां भी हो रही हैं। कहीं लंबा जाम तो कहीं रास्ते बंद। दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डल लेक से। प्रदीप, देखिए तस्वीरों में तो हमें लग रहा है बहुत खूबसूरत नजारा है, लेकिन अभी हम सुन रहे थे अपने एक पैकेज में यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। तो जरा बताएं कि मंजर क्या है। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि यहाँ पे मौसम आज इंप्रूव हुआ है। मैं श्रीनगर में इस समय डल के किनारे पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को उन चोटियों की तरफ आपको एक बार दिखा दे कैमरा करके। आप समझ सकते हैं कि कितनी बर्फबारी हुई है पिछले 24 घंटे में, जिसकी वजह से आप ये सफेद बर्फ की चादरों से ढकी हुई ये खूबसूरत चोटियां देख रहे हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे काफी पर्यटक आए हुए हैं। और हम पिछले जो 24 घंटे से जब भी उनसे बातचीत कर रहे हैं तो बहुत खुशी का महसूस कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छा नजारा उनको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई लोग पहली बार बर्फ को देख रहे हैं, इसलिए उनकी खुशी का ठिकाना बिल्कुल नहीं है। हाँ, जरूर मुश्किलातें और परेशानी आती है, लेकिन ज्यादातर अगर बताया जाए तो सैलानियों के आने की वजह से यहाँ पे लोगों के चेहरे पर भी बहुत खुशी आई है। क्योंकि जैसे जैसे पर्यटक आ रहे हैं, यानी कि उनकी इकॉनमी इंप्रूव हो रही है। इकॉनमी इंप्रूव होगी तो उनके लिए भी अच्छा होगा। आने वाले महीने जो उनके होंगे काफी अच्छे होंगे, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा था यहाँ से सैलानियों ने जैसे मुंह मोड़ दिया था कश्मीर से, लेकिन एक बार फिर से कश्मीर का रुख कर दिया है। और आप देखिए ये खूबसूरत जो ये हाउस बोट दिख रहे हैं, इसमें कई इस समय पर्यटक ठहरे हुए हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों तक ये हाउस बोट खाली थे। लेकिन आज यहाँ पे आपको हर हाउस बोट में कोई ना कोई टूरिस्ट स्टे करता हुआ नजर आएगा। ये खूबसूरत नजारा आपको डल लेक का मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर बात करें हम श्रीनगर से, शहर से अगर दूर की तरफ चले जाएं, गुलमर्ग, टंगमर्ग की तरफ चले जाएं, सोनमर्ग की तरफ जाएं, तो वहां आपको सफेद चादर जो है बर्फ की दिखेगी। थोड़ी देर बाद हम आपको वहां से भी नजारे दिखाएंगे कि किस तरीके से बर्फ की चादर में ढका हुआ कश्मीर नजर आ रहा है। और ये खूबसूरत सा वातावरण है, चेहरे पर मुस्कान है। जरूर यहाँ पे ठंड जरूर है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो गर्मजोशी यहाँ के लोगों ने दिखाई है उनके प्रति, उसकी वजह से वो ठंड सब भूल चुके हैं। और गर्मजोशी की वजह से उन्हें वक्त होता है जब पूरे साल कश्मीर के लोग जो है इस वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। ये बर्फबारी जो है उनके साल भर की रोजी रोटी का एक तरह से इंतजाम भी करती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये भी बताएं, श्रीनगर एयरपोर्ट बंद होने की जो सूचना मिली उस पर क्या अपडेट है? श्रीनगर जम्मू हाईवे जो है वो बंद होने की सूचना थी, वो कब तक खुलने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है? देखिए, लगता है कि आज हो सकता है कि अगर बर्फ ना हुई तो श्रीनगर जम्मू जो राष्ट्रीय मार्ग है हो सकता है वो खुल सकता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल बंद है। एडवाइजरी दी गई है कि आप बिना किसी पता किए हुए ट्रैफिक विभाग से आप ट्रेवल ना करें। उसके साथ साथ जहां तक एयरपोर्ट का, क्योंकि कल काफी फ्लाइटें जो थी सारी कैंसिल हो चुकी थी और उसके बाद वो फ्लाइट जो है आज रिशेड्यूल की गई है और आज लगता है कि फ्लाइट नॉर्मल होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ मौसम देखिए, मैं चाहूंगा आमिर को आसमान की तरफ दिखाएं। देखिए, आसमान जो श्रीनगर में है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि आज जो है फ्लाइट्स जो है पूरी रिस्टोर हो जाएंगी और यहाँ आराम से चलेगी। और मैं चाहूंगा यहाँ के कुछ लोगों से, आप यहाँ पे टूरिस्ट हैं जी, कहाँ से आप आए? भोपाल। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मतलब एंजॉय करने गए थे? जी, कहाँ पे गए थे? कल गुलमर्ग गए थे। कैसा लगा वहाँ? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और लोगों का यहाँ पे कैसा लग रहा है जो आपको ट्रीट कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। और चाहेंगे आप बार बार यहाँ पे आए? जी, मैं सर तीसरी बार आ रहा हूँ।
अच्छा, पिछले 3-4 साल में तीसरा चक्कर है मेरा यहाँ पे। देखिए ये गलत ना होगा कहना कि ये लोग एम्बेसडर हैं। यही लोग जब यहाँ पे आते हैं, जब इन्हें अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, अच्छा वातावरण मिलता है, बर्फ देखने को मिल जाए, तो यही लोग जाते हैं और बाहर कहते हैं कि आप कश्मीर आइए और ज्यादा से ज्यादा कश्मीर की ओर रुख करिए और यहाँ पे आइए, क्योंकि कश्मीर पे आएंगे तो और इसी के लिए प्रदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं, वो सैलानी जो है उन्होंने जाहिर भी कर दिया कि कितना शानदार उनका अनुभव रहा है। वो बेहद खुश है यहाँ आकर आके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त जरूर होता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन श्रीनगर पहुंचे जो सैलानी हैं उनके लिए ये बहुत ही खुशी का मौका है। टनमर्ग से प्रदीप दत्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप लोग कहाँ से? दिल्ली से सर। कितना मजा आ रहा है यहाँ पे? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, और लाइव स्नोफॉल चालू हो चुकी है। बिल्कुल सर, अभी बहुत मजा आ रहा है। दूसरी जन्नत है ये, दूसरी जन्नत है ये, दूसरी जन्नत है ये। हम लोग यूपी झांसी से आए हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। कुछ गा के सुनाएंगे, कुछ इतना सुनाएंगे, हम सुनाएंगे। आग लगा रे तेरी आँखों का यो मस्ती मारते हुए आपको नजर आएंगे लोग। और कुछ लोग हैं जिनके लिए पहला स्नोफॉल है। आपकी लगता हाल ही में शादी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ शादी के बाद कश्मीर? हाँ, बहुत मजा आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है, और हमने सोचा भी नहीं था कि हम जो है आपकी भी शादी हुई। देखिए ये हनीमून कपल है, ये यहाँ पे आए हैं कश्मीर में, शादी हाल ही में हुई है, तो उन्होंने सोचा कि कश्मीर में जाके अपना यहाँ पे जो है विंटर सेलिब्रेट करें। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। स्नोफॉल पहली मिली है, अब हमें मजा आएगा आगे। कोई ऐसा तो नहीं था? कैसा लोगों का बर्ताव कैसा लग रहा है? नहीं साहब, हर किसी का बहुत बढ़िया था और सेफ है बिल्कुल। कोई लोग अफवाह फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। खूब कोऑपरेट करने वाले हैं, सब शांति का माहौल है। एक तरफ सर्दी, लेकिन लोगों की गर्मजोशी जो है इनके चेहरे पर और मुस्कान को बढ़ा रही है। सर्दी भूल जाते हैं जब लोगों की गर्मजोशी हो। और ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों की हॉस्पिटैलिटी जिस तरीके से उनका बर्ताव है इनकी तरफ। एक और यंग कपल है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आप इनको? बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल जन्नत में आ गए, पहली बार देखा हमने तो। जन्नत लग रहा है पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे ख्याल से लाइफ का आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहने वाला है और ये यादगार रहेगा। देखिए तो श्रीनगर की तस्वीर तो आपने देख ली। अब आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुफरी और डलहौजी जैसे पर्यटन स्थल बर्फ की मोटी परत से अब ढक गए हैं। पहाड़ों की इन रानी कहलाने वाले शहरों में सैलानियों का तांता लगा हुआ है और पर्यटन कारोबार में जबरदस्त उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस खूबसूरती के पीछे चुनौतियों का भी पहाड़ खड़ा हुआ है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते सैकड़ों सड़कें बंद हो गई और पारा शून्य से कई डिग्री नीचे चले जाने से पानी के पाइप जो हैं वो तक जम गए। रोहतांग दर्रे की बात करें और अटल टनल, उसके पास यातायात बाधित होने से ऊपरी इलाकों का संपर्क भी कटा है, जिससे रोजमर्रा की चीजों की किल्लत भी अब होने लगी है। प्रशासन ने पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सख्त हिदायत दी है और लोक निर्माण विभाग लगातार अब रास्तों को साफ करने में जुटा है ताकि इस कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिल सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर शिमला, मनाली, कांगड़ा और डलहौजी की। हमारे सहयोगी वीडी शर्मा जो हैं शिमला से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, अभी हमने देखा कश्मीर में क्या शानदार तस्वीरें थी। आप बिल्कुल बर्फ के नजदीक खड़े हुए, क्या स्थिति है वहां पर? सैलानियों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही होगी, लेकिन चुनौतियां भी हैं इस वक्त। बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि चुनौतियां तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले, अगर मैं देर रात की आपको रिपोर्ट बताऊं, हिमाचल प्रदेश जो आपदा प्रबंधन है उनकी तरफ से रिपोर्ट जो दी गई है, उन्होंने कहा है कि 3 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में बंद है भारी बर्फबारी के चलते, और साथ ही जो है 563 सड़कें भी जो है ठप पड़ी हुई है। इसके साथ साथ जो है बिजली के ट्रांसफार्मर जो है 4800 के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर ठप है। तो दुश्वारियां तो है, मुश्किल तो है, लेकिन अच्छी बात यह है अदिति, मैं बताऊं आपको कि हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी का, जिसको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, मौसम विभाग का डेटा जो आया था 23 जनवरी तक 94% बारिश और बर्फबारी कम थी, उससे जरूर राहत मिली है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बागवानी है 5000 करोड़ रुपए की, वो जो है इसी बर्फबारी या बारिश पे डिपेंड है। बर्फबारी के चलते चिलिंग आवर चाहिए होते हैं। और दूसरी बड़ी बात है, जीडीपी जो हिमाचल प्रदेश का 13% पर्यटन पे जो निर्भर है, उसके लिए बहुत जरूरी था। अब जी
तस्वीरें भी दिखाएं वीडी जी। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल पूरी तरह से जो है बर्फ से ढके हुए है पहाड़, और यही स्थिति कमोबेश पूरे हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जो है बर्फबारी के चलते सड़कें बंद है, और साथ ही जो है बिजली पानी की व्यवस्था भी ठप पड़ी है। लेकिन अच्छी बात जो मैं कह रहा हूँ आपको हिमाचल प्रदेश के लिए ये है कि ये बर्फबारी जो है कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसाय है उसको जो है इससे लाभ होगा, और साथ ही जो है बागवानी। बहुत शुक्रिया विधि शर्मा ये तस्वीरें दिखाने के लिए और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए जो चुनौतियां बनी हुई हैं उनके बारे में बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाते हैं जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चारों धाम बर्फ की मोटी चादर से ढके हैं। औली और हर्षिल जैसे जो पर्यटन स्थल है वहां पर बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, और स्कीइंग के शौकीन जो लोग हैं वो भारी संख्या में ओली स्कीइंग सेंटर जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बर्फबारी ने चार धाम यात्रा के मार्गों और पहाड़ी जिलों के जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर लोगों के लिए जरूर मुश्किलें पैदा कर दी है, क्योंकि कड़ाके की ठंड और पाले के कारण जनजीवन जो है वो अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। मसूरी और चक्राता की बात करें तो वहां पर सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रशासन के लिए ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था संभालना एक बड़ी चुनौती भी यहां पर बन गया है। शासन ने सीमावर्ती इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है, और आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है, ताकि अगर भूस्खलन की स्थिति हो, रास्ते बंद हो, तो तुरंत वहां पर मुस्तैदी से काम किया जा सके। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती भी दिखा रहे हैं, और ये क्या खूबसूरत नज़ारे आप देखिए, पूरे जो घर है वो बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। अदिति, ऐसे में लगता है कि कुछ वक्त के लिए जरूर यहाँ पहुंच जाया जाए। बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रही हैं, तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि इस वक्त कुदरत ने जो खूबसूरती पहाड़ों में बिखेरी है वो आपका मन ललचाएगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन साथ ही साथ परेशानियाँ भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते जो है वो बंद हो गए हैं। तो जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए बेहद खुशी का नजारा। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का यहाँ पर रुख करने जा रहे हैं। ईरान में जंग की सुगबुगाहट के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कई देशों ने ईरान के लिए अपनी उड़ानों को अब रद्द कर दिया है। लुफ्थांसा, एयर फ्रांस ने अपनी विमान सर्विसों को यहाँ पर अब रोक दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड ने भी कई उड़ानों को रद्द कर दिया है। तो ईरान में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, और अमेरिका जिस तरह से लगातार जंग की और हमलों की धमकी दे रहा है, उसके बाद अब कई देश जो है वो दहशत में आए हैं और उन्होंने ईरान के लिए अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि हम ईरान की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से ट्रंप की धमकी सामने आई है और कहा है कि उसने ईरान को सरप्राइज मिलने वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात बन चुके हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं तुम नहीं माने तो हमला कर देंगे, लोगों को फांसी दी तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो डराते हैं, धमकाते हैं, फिर कहते हैं बात करेंगे। ईरान की जनता को मैसेज भेजते हैं कि चिंता मत कीजिए, मदद आ रही है, और फिर अपनी बात से मुकर जाते हैं। और अब फिर वो ये कह रहे हैं कि हमारी वॉरशिप पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ ईरान है, वो ये कह रहा है कि तुम्हारी वॉरशिप जब आएगी तब आएगी, हमारी उंगलियां तो ट्रिगर पर है। यानी कि ईरान जो है वो सीधे तौर पर ये इशारा कर रहा है कि हम डरने वाले नहीं है। तो क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या ग्रीनलैंड से 7,000 किलोमीटर दूर पहला बम फटेगा? खामनेई को ट्रंप का सरप्राइज मिलने वाला है। क्या महायुद्ध का ट्रिगर दबने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन 26 जनवरी एक्टिव। ईरान, वो देश जहां इजराइल को मिटाने की कस्में खाई जाती हैं। ईरान, वो देश जहां खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर आते हैं तो लाशें बिछती हैं और जनता यूं जवाब देती है। चार 4,000 से ज्यादा मौत, हजारों घायल, 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारी। ईरान में हुए प्रदर्शन को आंकड़ों में समेटना मुश्किल है।
और यही प्रदर्शन अब महायुद्ध की चिंगारी में तब्दील हो सकता है। अमेरिका रुकता नहीं, ईरान झुकता नहीं। ईरानी कमांडर यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल मोहम्मद पाकपुर ने युद्ध भड़काने वाला नया बयान दिया है। खामनेई के कमांडर ने दुश्मनों को फिंगर्स ऑन ट्रिगर यानी डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर की चेतावनी दी है। हर दूसरे दिन ये बात कही जा रही है कि ईरान के लड़ाके तैयार हैं और किसी भी दुश्मन की गलती का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले ईरान के एक और कमांडर ने ट्रंप की तुलना हिटलर से करते हुए कहा था कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर मौजूद हैं। जब ट्रंप अपना चेहरा दिखाते हैं तो मुझे वो मंजर याद आने लगता है जब हिटलर की सेना रूस की बर्फ में फंस गई थी। जब हिटलर की वहां हार हुई तो वो जर्मनी तक को नहीं बचा पाया था। वो ये नहीं समझ रहे कि ईरान भी रूसी सर्दियों की तरह है। ट्रंप जितना आगे बढ़ेगा उनके लिए हालात और खराब होते जाएंगे। ट्रंप कहते हैं कि वो लंबा युद्ध नहीं चाहते, छोटा हमला करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस हमले के बाद सीज फायर होगा? क्या आपको लगता है ईरान इस बार सीज फायर की शर्तों को मानेगा? हमारा सुझाव यही है कि आप अपनी सेना को वापस बुला लीजिए, क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है और न सिर्फ हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बल्कि गोलियां चेंबर में लोड की जा चुकी हैं। 10 दिन के अंदर 2 बार इस तरह के बयान देने का मतलब तो यही है कि अब ईरान की सेना जंग की तैयारी कर चुकी है और तैयारी करने की माकूल वजह भी है। दरअसल अमेरिका का विध्वंसक बेड़ा ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है और शायद 26 जनवरी का इंतजार कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका स्ट्राइक ग्रुप इस वक्त हिंद महासागर में बताया जा रहा है। अमेरिकी नेवी की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जनवरी तक ये वॉरशिप अरब सागर या फिर ओमान की खाड़ी तक पहुंच जाएगी। 19 और 20 जनवरी को इसे मलक्का स्ट्रेट को पार करते हुए देखा गया था और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनका वॉरशिप ईरान की तरफ बढ़ रहा है। Ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. A big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. Mostly young men were going to be hung on Thursday, and I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. 1 मिनट के इस बयान में कम से कम 4 बार डोनाल्ड ट्रंप एयरक्राफ्ट कैरियर का जिक्र कर चुके हैं। वो ये बताना चाहते थे कि धमकियों का दौर शायद बीत चुका है और अब एक्शन की बारी आने वाली है। सवाल यही है कि आखिर यह आक्रमण कब होगा, कैसे अंजाम दिया जाएगा और क्या ईरानी कमांडर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर हम एक बार जंग के मैदान में उतर गए तो फिर सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं होगी। आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। पिछले 50 साल में आपने ईरान पर जो हमले किए हैं और जो नुकसान पहुंचाया है, हमारी उदारता और रणनीतिक धैर्य के बावजूद आप इसे अनदेखा करते हैं और ये वास्तव में एक गंभीर मामला है। हर रात ट्रंप को सपने में ईरान का तेल भंडार और गैस ही दिखाई देते हैं। उन्हें ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाल में दिए इन बयानों से तो यही लगता है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ किसी भी वक्त युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। खामनेई के फोर्स हाई अलर्ट पर है। ईरान में घमासान हुआ तो फिर निश्चित तौर पर जंग का दायरा बढ़ना भी तय। ईरान पर हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान किसी भी हमले को हमारे खिलाफ पूर्ण युद्ध मानेगा। हमारी सेना जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान में हर तरफ अब हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है और आपको बता दें कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका जो है हमलावर होने की पूरी बातें कर रहा है और अब इसी के साथ ईरानी अधिकारी का भी ये बड़ा बयान सामने आया।
और यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका की तरफ से पोस्ट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड में दाखिल होते हुए इस पोस्ट के जरिए दिखाया गया है। तस्वीरों में ट्रंप के बगल में अमेरिकी झंडे के साथ पेंगुइन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। तस्वीरें आप ये देखिए। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो इतिहास था उसको हम वापस यहाँ पर लेकर आएंगे। और इस सब बातों के बीच में ये वो पोस्ट अमेरिका की तरफ से किया गया है जिसमें ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले की खबर सामने आ रही है। शादी के दौरान हुए आत्मघाती हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। आत्मघाती हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और लोगों के इलाज के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला हुआ है। हालांकि ये वो ताजा तस्वीरें नहीं है, लेकिन शादी के दौरान ये आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है। और अब बात करते हैं अपने दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां पर प्रधानमंत्री पर शेख हसीना ने हमला यहां पर बोला है। शेख हसीना ने यूनुस को हत्यारा बताया है और फांसीवादी कहा है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाओ। सभा को संबोधित कर रही थी शेख हसीना और उन्होंने कहा कि विदेशी कठपुतली जो शासन है उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। तो यहाँ पर शेख हसीना जनता का आह्वान करती हुई नजर आई हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस जो हैं उन्हें हत्यारा यहाँ पर बताया है। साथ ही आगे बढ़ते हुए जयपुर से खबर आ रही है, जहां बदमाशों ने तांडव मचा दिया। जमकर गाड़ियों के शीशे तोड़े। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई। युवती और युवक के भागने से जुड़ा हुआ दरअसल ये मामला है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते भागे युवक युवती मामले की जांच में अब पुलिस जुटी है और यहां पर परिजनों ने इसी बात को लेकर नाराजगी जताई। जयपुर में बदमाशों के जमकर हुड़दंग मचाने का मामला सामने आया है। 12 से ज्यादा लोगों ने एक घर पर पथराव कर लाठी डंडों से बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। प्रेम प्रसंग के चलते भागने से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़के के घर को निशान बनाया। सदर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला सदर के हसनपुरा इलाके का है। हसनपुरा में आस पड़ोस में रहने वाले युवक युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग के चलते कपल घर छोड़कर भाग गया। इसी बात को लेकर युवती के परिजन नाराज थे। सुबह करीब 10 बजे लड़की पक्ष के दर्जन भर युवक एक साथ इकट्ठा हो गए। लड़के के घर के बाहर लाठी डंडे लेकर पहुंचकर जमकर हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। लड़के के घर पर पथराव करने के साथ ही बाहर खड़ी 3-4 कारों और कई बाइक में तोड़फोड़ की। इस दौरान कई राहगीरों को मामूली चोटें आईं। तोड़फोड़ और उपद्रव की सूचना पर सदर थाना अधिकारी ब्रिजमोहन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवती के परिजन फरार हो गए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर चलती कार में आग लग गई और हादसे में बाल बच गए हैं यहाँ पर कार सवार। तो 2 लोग इस कार में सवार थे। एक के बाद एक कई इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जब चलती गाड़ियों में आग लग जा रही है और ऐसे में संभलना, उस गाड़ी से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। तस्वीरें देखिए, गाड़ी पूरी तरह से यहाँ पर जलकर खाक हो गई है। 2 लोग इसमें सवार थे। दमकल विभाग ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। और आगजनी से जुड़ी हुई एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आ रही है श्रीनगर से, जहां एक गेस्ट हाउस में आग लग गई है। श्रीनगर गेस्ट हाउस जो है वो आग की चपेट में आ गया और ये तस्वीरें देखिए, आग इतनी भयंकर कि धुएं का गुबार जो है आसमान छूता हुआ यहां पर साफ देखा जा रहा है। हालांकि कोशिश ये जानकारी जुटाने की जा रही है कि इस आग लगने का कारण क्या रहा, लेकिन बर्फबारी के बीच गेस्ट हाउस में ये आग सुलगती हुई नजर आई। और अभी यहाँ का क्या मंजर है ये तस्वीरों में नजर आ रहा है, लेकिन हम आपको और जानकारी तभी दे पाएंगे जब ये जानकारी हासिल होगी कि इस गेस्ट हाउस में कितने लोग रह रहे थे। डल झील के किनारे ये गेस्ट हाउस बना हुआ है जहाँ पर आग लगी है। और बता दें, श्रीनगर में इस वक्त वैसे तो बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों पर सफ़ेद चादर बिछी हुई है, लेकिन यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में किसी तरह से आग भी लग गई। और आग लगने के बाद अफरा तफरी की स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो गई है। अच्छी खासी कड़कड़ाती ठंड जो है वो श्रीनगर में पड़ रही है, लेकिन उस बीच में एक गेस्ट हाउस जो है उसमें ये आग की तस्वीरें जो हैं उसने सबको हैरान कर दिया है कि आखिर क्या वजह है कि गेस्ट हाउस में यहाँ पर आग लगी है। क्या कोई
ऐसी चीज है जिसने चिंगारी पकड़ी और उसके बाद ये आग तेजी से फैलती चली गई। लेकिन फिलहाल सारी कोशिशें यहाँ पर की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए और कोई भी यहाँ पर हताहत ना हो। ये यहाँ पर प्राथमिकता है प्रशासन की। तो दूर तक यहाँ पर ये धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। गेस्ट हाउस में ये आग लगी है, क्या वजह रही है ये अभी सामने नहीं आया है और फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लोग गेस्ट हाउस में हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और इस आग पर फौरन काबू पाया जाए। अदिति, वैसे देखा जाए तो ये आग काफ़ी घातक साबित हो सकती है क्योंकि यहाँ पर लकड़ी से बने गेस्ट हाउस हैं और आसपास देखिए साथ में सटे हुए ये दूसरे गेस्ट हाउस हैं। हालांकि दमकल की गाड़ियों को इत्तला कर दी गई है और अब यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश चल रही है, लेकिन आप आवाज़ें भी सुन रहे हैं। जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे या आसपास के इलाकों में जो लोग होंगे उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं। हाहाकार यहाँ पर मचा हुआ है इस आग से और धुएं का गुबार देखिए किस तरह से आसमान को छू रहा है। ऊंची ऊंची लपटें और साथ ही ये धुएं का गुबार। और इसी दौरान जो दमकल की गाड़ियां हैं वो जब जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे इसकी कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल डल झील से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ये गेस्ट हाउस में आग लगी है और दूर दूर तक धुआं जो है देखा जा रहा है। और बिल्कुल सटे हुए यहाँ पर गेस्ट हाउस होते हैं आपस में, आप हम देख सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा, कोशिश ये रहेगी यहाँ पर प्रशासन की और दमकल कर्मियों की, ये जो आग है ज़्यादा आसपास के जो गेस्ट हाउस हैं, आसपास के जो होटलें हैं उनमें ना फैले। खबर पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन श्रीनगर के गेस्ट हाउस में इस वक्त आग लगने की खबर सामने आई है। ये वो वक्त है जब सैलानियों की अच्छी खासी तादाद जो है वो है और ये आप देखिए यहाँ पर अब बोट के जरिए दमकल कर्मी और पुलिस वाले जो हैं वो तुरंत मौके पर पहुंच रहे हैं। लगी है और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि इस आग को जल्दी से किसी तरीके से बुझाया जाए। आप देख सकते हैं कि धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है, आग की लपटें नजर आ रही हैं। कुछ देर पहले जो लोगों का यहाँ पे कहना है कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की वजह से आग लगी और जैसे कि ये लकड़ी का बना हुआ जो मकान है और इसमें एकदम आग ने पकड़ लिया। और अब सबसे बड़ी कोशिश यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायरमैन जो यहाँ पे पहुंच चुके हैं आग बुझाने के लिए, तो इनकी पूरी दमकल की गाड़ियों की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आग यहाँ पे बुझाई जाए। और देखिए किस तरीके से पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है आग को बुझाने के लिए और स्थानीय निवासी भी मदद कर रहे हैं। सबसे पहली कोशिश थी कि जो लोग इस गेस्ट हाउस में स्टे कर रहे थे उनको सबसे पहले निकालना और जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों को अंदर से निकाल के स्थानीय जो अंदर यहाँ स्टे कर रहे थे गेस्ट हाउस में उनको सेफर प्लेस में लिया गया है। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दमकल की गाड़ी आ चुकी है, मोटर बोट से फायरमैन आ चुके हैं और पूरी कोशिश है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, सामान को अंदर से निकाला जाए। काफी यहाँ पे इलाके में पैनिक है क्योंकि काफी कंजेस्टेड एरिया है, यानी एक गेस्ट हाउस के साथ दूसरा गेस्ट हाउस है। इससे सबसे बड़ी कोशिश है कि इस आग को या तो रोका भी जाए और इसको ये प्रिवेंट किया जाए कि दूसरे गेस्ट हाउस में न जाए। लगता है कि जल्दी हो सकता है आग पे काबू पाया जाए। अब देखिए पूरी कोशिश की जा रही है, धुआं उठता हुआ नजर आएगा, आग की लपटें आपको नजर आएंगी और यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है। ये मतलब बातचीत करने की कोशिश करूंगा, हुआ क्या था यहाँ पे? जी सर, मैं अभी जस्ट आया, मुझे कोई पता नहीं है इसके बारे में। मैंने अभी बाहर सुना, मैं आया उसी टाइम। तो कुछ लोगों ने जैसे ही सुना वो यहाँ पे मदद करने के लिए यहाँ पे आगे। आप देखिए एक दूसरे की यहाँ पे मदद की जा रही है, स्थानीय निवासी भी मदद कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको दिखेंगे, पुलिस कर्मी भी आपको नजर आएंगे। पुलिस भी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे लोगों को हटाया जाए और दूसरा फायर सर्विस के जो लोग। तो इस खबर पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वहां पर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, इलेक्ट्रिक कंबल में आग लगने के चलते ये आग फैली है और अब कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इसे बुझाया जाए। आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुंबई के ओशीवरा फायरिंग मामले में अभिनेता कमाल आर खान गिरफ्तार किए गए। स्क्रिप्ट राइटर और मॉडल के घर पर हुई थी फायरिंग, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। कमाल खान ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग की बात को माना है। उज्जैन के तराना में फिर भड़का विवाद, पथराव कर बस में लगाई गई आग, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। हिंसा के केस में अब तक 6 लोग गिरफ्तार, 11 हिरासत में लिए। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर चल रहे विवाद के बीच बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, कहा दोनों पक्ष मिलकर बातचीत का रास्ता निकालें। अनिरुद्धाचार्य ने जल्द ही विवाद खत्म होने की जताई उम्मीद। यूपी दिवस है आज, लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे खुद गृह मंत्री अमित शाह। आज 18वां रोजगार मेला, प्रधानमंत्री मोदी बांटेंगे 61,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। देश भर में आयोजित रोजगार मेलों में अब तक जारी किए जा चुके हैं 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र।
मुंबई मेयर के पद पर आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बैठक संभव। दोनों पक्ष चाहते हैं अपना मेयर। राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में कैफे में हुई फायरिंग। एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। मौसम की मार, जम गए पहाड़। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी। कई जगहों पर बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन। रायपुर में दूसरे टी20 में टीम इंडिया की 7 विकेट से धमाकेदार जीत। कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने खेली विस्फोटक पारी। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस विवाद के बीच बाबा बागेश्वर जो हैं वो आ गए हैं और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष मिलकर बीच का रास्ता निकालें। दोनों ही पक्ष अपने हैं और एक दूसरे का परिहास नहीं करना चाहिए। बता दें इधर अनिरुद्धाचार्य ने भी पूरे विवाद के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। तो लगातार विवाद बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान ये बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मिलकर बीच का रास्ता निकालें। हम यही कहेंगे सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का जो प्रशासन है, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, क्योंकि करोड़ों लोगों की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ के शासन प्रशासन को भी धन्यवाद जरूर। क्या जी वाला जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे? भगवान करे वो जल्दी सब ठीक हो जाए। विवाद धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए धर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन कई बार जो बयान सामने आ रहे हैं उनमें बोलने से ज्यादा छिपाने या बच निकलने की कला दिख रही है। जाने माने कथावाचकों, संतों और साधुओं ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। माघ मेले में आए साधु संत हों, देश की दूसरी धार्मिक जगहों पर मौजूद साधु संत हों या जाने माने आध्यात्मिक गुरु, शंकराचार्य के मुद्दे पर सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी जा रही है। जरा सुनिए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर कैसे इस मुद्दे को धर्म संकट बताते हुए साफ साफ कहने से बचते रहे। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ धर्म संकट होता है, और धर्म संकट में उस समय क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से अपनी कोई बात रखनी है, हम लोग आदर से रख सकते हैं। शंकराचार्य के मुद्दे पर यही सवाल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से भी किया गया। वो भी किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं दिखे, लेकिन इतना जरूर कहा कि विवाद खत्म होने की उम्मीद है। शंकराचार्य जी वाला जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी बयान की बड़ी बात है, जल्दी सब ठीक हो जाए। प्रशासन ने जो किया उस पर लेकिन आरएसएस से जुड़े इंद्रेश कुमार और अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुके हैं कि वो सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होना ये उनके स्वभाव में आ गया। तो हम सनातनियों को आपस में लड़ाना चाहते वही कालनेमी है। मुझे बहुत दुख हुआ जब हमने अब शंकराचार्य जी महाराज को देखा कि मोबाइल पे बात कर रहे हैं कि भाई मैं लगा हूँ, मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं अभिमन्यु बना हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ महाराज जी, ये कौन सा महाभारत का युद्ध हो रहा है? अब आपको सुनाते हैं कि शंकराचार्य के मुद्दे पर प्रयागराज से दूर मथुरा में साधु संत क्या बोल रहे हैं। कि हम गए किसके लिए हैं? स्नान के लिए। फिर अच्छा, स्नान के अलावा एक मंत्र बोलते हैं गंगे दर्शनात् मुक्ति। तो स्वाभाविक है आप अगर वहां जा रहे हैं तो पहले तो स्नान कीजिए,
भाई अगर कोई कालनेमी, कोई कौआ अगर काँव काँव करे तो क्या आप कौआ बन जाएंगे? हंसी बनेंगे ना, परमहंसी बनेंगे ना। हमारे सनातन धर्म की इतनी बड़ी पीठ का जो अपमान हुआ है, तो अधिकारियों को उनके शरणागत जाना चाहिए। संत का हृदय बहुत बड़ा होता है, वो संत उनको माफ कर देंगे, लेकिन अधिकारी नोटिस दे रहे हैं, उनसे माफी नहीं मांग रहे हैं। और कालनेमी शब्द उनके लिए नहीं है। कालनेमी तो वो होते हैं जो गौ हत्या करें, जो समाज में कुरीतियां फैलाएं और सनातन धर्म के विपरीत कार्य करें, वो कालनेमी होते हैं। तो ये तीर्थ स्थल, तीर्थ तभी हैं जब ये देव मुनि श्रेष्ठ जन उन तीर्थों में आके अपने पवित्र चरण जब डालते हैं, तो ये जो हम पाप कर्म कर रहे हैं, ये पाप कर्म उन संत जनों की चरण रस से उतरती है। और उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की सरकार और प्रशासन के प्रति नाराजगी जो है वो लगातार जारी। उन्होंने अब क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। आपने बाबर और हुमायूं का जिक्र किया था और अब तो कब्र खोदने तक की बात की जा रही है। क्या कॉन्टेक्स्ट में यहाँ साधु संतों में दोफाड़ हो गई है, एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, हमने बचपन से ये सुना था कि औरंगजेब खराब था, उसने मंदिर तोड़े, मूर्तियाँ तोड़ी। तो जब हमने अपनी आंखों से मंदिर काशी में तोड़े जाते देखे, मूर्तियाँ तोड़ी जाती देखी, तो हमने पूछा कि ये कौन कर रहा है, तो पता चला कि सरकार कर रही है। आज भी कह रहे हैं, जब तक जीवन है तब तक कहते रहेंगे। ये नहीं करना चाहिए था उनको, मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए था। उसमें हमने उनसे बात भी की थी, तो उन्होंने हमारी बात के बाद भी अंकुश तो नहीं लगाया। केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री ने समर्थन किया है कि महाराज जी का सम्मान है, सम्माननीय पद पर है वो, उनसे अनुरोध है कि स्नान करे, विवाद का अंत करे, अधिकारियों पर कार्रवाई हो। माने वो व्यक्ति कम से कम ये समझता है ना कि इससे हमारी जो किरकिरी हो रही है वो बचे, समस्या का समाधान निकले। ऐसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए था। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, ग्रीन मुंब्रा बयान पर नीतीश राणे का हमला सामने आया है। उन्होंने कहा, हरा करने वाले भगवा हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। उनके पाकिस्तान वाले अब्बा को जो आज तक नहीं जम पाया, वो इन नए आए जनप्रतिनिधियों को क्या खाक जमेगा। तो उन्होंने साथ में ये भी बात ऐड की कि हमारे हिंदू राष्ट्र की इंच इंच जमीन हिंदुओं की है और हिंदुओं की ही रहेगी। बता दें कि AIMIM के टिकट पे चुनाव जीतकर सहर शेख ने न केवल अपना राजनीतिक आगाज किया, बल्कि अपने एक बयान से समूचे महाराष्ट्र में सियासी हलचल पैदा कर दी है। और अब उसी पर ये बयान भी सामने आया है। और उधर नवनीत राणा ने भी कहा है कि सब कुछ ग्रीन का सपना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वहीं शिंदे ने कहा कि मुंब्रा ठाणे में है और काफी छोटा है, यहाँ भगवामय है तो भगवा में हरा कैसे होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंब्रा को हरे रंग से रंगने वाला बयान देकर अचानक सुर्खियों में आई ओवैसी के इस पार्षद को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। ठाणे महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद 20 जनवरी को हुए एक कार्यक्रम में शहर ने पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंग देने की बात कही थी। सहर शेख के बयान पर अब बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने पलटवार किया है। नवनीत राणा ने कहा कि पूरा ग्रीन करने का सपना है तो फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा, हिंदुस्तान में सिर्फ भगवा और नीला ही चलेगा। नवनीत राणा ने कहा कि जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक देश से कोई भगवा नहीं हटा सकता। पूरा ग्रीन करेंगे। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब बोला था कि ये राज्य में जो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये धर्म के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी, किसी ने कितना भी। और अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ रहा है, उस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा युवराज मौत केस में SIT आज अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। रात 9:30 बजे तक SIT ने इस मामले में बैठक की है। नोएडा अथॉरिटी ने 60 पन्नों का जवाब जो है
वो एसआईटी की टीम को सौंपा था और अथॉरिटी के जवाब से एसआईटी फिलहाल संतुष्ट नहीं है। ये बात भी यहां पर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता अकील जमील इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, बताइए अब ताज़ा अपडेट क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त जो है आज एसआईटी की टीम जो है वो अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपेगी। इस मामले के अंदर हमने देखा था कि एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। उस टीम में और भी जो लोग थे वो भी शामिल थे। तो इस मामलों के अंदर हमने ये भी देखा कि कल रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास एसआईटी की टीम जो है नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस से निकलते हुए दिखी। तकरीबन 8 घंटे तक वहां पर टीम मौजूद थी और जो नोएडा अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी ने तकरीबन 60 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो भी एसआईटी को सौंपी है। तो इस मामले के अंदर जो है एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हमने देखा था जब ये घटना घटती है, युवराज मेहता की हत्या हो जाती है, इसके अंदर अगर देखें आप तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक नेग्लिजेंस की वजह से होता है, क्योंकि इस मामले के अंदर घटना तकरीबन 12 बजे के आसपास होती है और सुबह के 4:30 बजे तक भी उसको रिकवर नहीं किया जा सकता वहां से, उस गड्ढे से, क्योंकि उस वक्त देखें आप तो प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन मौजूद था, पुलिस की टीम मौजूद थी, पुलिस टीम के अलावा फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी, एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी, एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी, नोएडा अथॉरिटी की टीम मौजूद थी। तो ये कई बड़े सवाल हैं जो अभी तक जो है छुपे हुए हैं उनके जवाब। तो इस मामले में एसआईटी को 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी थी। आज शाम जो है वो रिपोर्ट सबमिट होने जा रही है। तो इसमें बहुत सारी चीजें साफ होगी कि जो एसआईटी के साथ साथ जो यूपी गवर्नमेंट है उसका गाज किस पे गिरता है। क्योंकि देखिए अगर आप तो अच्छा खासा वक्त बीत चुका है, लेकिन हमने देखा इसमें जो एक्शन हुआ है बहुत ही मिनिस्किल लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे हुआ है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये आज शाम तक जो है वो क्लियर हो जाएगा।